छात्रों, आज हम लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय मैं द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य का थर्ड पेपर जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह चौथी क्लास है और इसके पहले भी हम 3 क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। जो नए छात्र हैं जो आज पहली बार क्लास कर रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं और इसके पहले वाले क्लास को कर लें, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखें। तो यह मैं द्वितीय वर्ष वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय हिंदी साहित्य का थर्ड पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आज का यहीं से शुरू करते हैं और ये रहा प्रश्न, ज्ञानाश्रयी भक्त की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें उत्तर है ज्ञानाश्रयी शाखा और उसकी विशेषताएं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कबीर दास थे। कबीर रामानंद के शिष्य कहे जाते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ जी थे जो मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। 9वीं से 12वीं सदी तक नाथ पंथ का सर्वाधिक जोर था। कुछ ही समय बाद इस देश में सूफियों के प्रेम सिद्धांत का प्रचार हुआ। इस प्रकार भक्त के उस सर्वार्थी साई प्रचार के युग में सहजयानी, जैनी, नाथ, सूफी, वैष्णव सभी प्रभावों का शुभ पक्ष कबीर में समन्वित हुआ। इस धारा के प्रमुख कवियों में दादू, रज्जब, नानक, सूरदास आदि का नाम लिया जा सकता है। विशेषताएं, इस शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, इस शाखा में भक्ति तत्व रामानंद की देन थी। भगवान के प्रति कांता भाव की रहस्यवादी भक्ति इस शाखा में मिलती है। भक्ति तत्व सीधे कबीर को वैष्णव के प्रवृत्ति सिद्धांत से प्राप्त हुआ है। दूसरा है, दार्शनिक दृष्टि से कबीर अद्वैत मत से प्रभावित जान पड़ते हैं। वे अद्वैत मत के मूल मंतव्य ब्रह्म के प्रति जीवात्मा की ललक, प्रेम, मिलने की इच्छा से के प्रति निवेदित हैं। तीसरा है, कबीर रहस्यवादी भी हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। ज्ञान के क्षेत्र में अद्वैतवाद के उपासक कबीरदास की भावना के क्षेत्र में रहस्यवादी हो जाना ठीक ही था। चौथा है, सूफी मत के प्रेम की पीर को कबीर ने सर्वोपरि मानकर प्रकट किया है। प्रेम की वैसी अनुभूति उन्होंने अपने विरहोद्गारों में प्रकट की है। सूफी मत से कबीर के प्रेम पद में इतना ही अंतर है कि यदि सूफी मत में ब्रह्म प्रेमिकाओं के रूप में होता है तो कबीर मत में प्रेमी के रूप में वह राजा राम भरताल या जीव होता है और भक्त बहुरूपिया के रूप में। पांचवा है, कबीर पर योग साधना का विशेष प्रभाव है। इसे साधनात्मक रहस्यवाद भी कहा गया है। ईड़ा पिंगला की मध्यवर्ती सुषुम्ना और आज्ञा चक्र से उद्बुद्ध होकर सहस्र चक्र जाने वाली कुंडलिनी शक्ति के विभिन्न प्रतीकों का व्यवहार संत कवि बराबर करते हैं। अजपा, जाप, सूरत निरति, गगन, शून्य, महासुख जैसे पारिभाषिक शब्द उनके बराबर मिलते हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, कबीर सच्चे समाज सुधारक थे। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर है कि कबीर ने जातिगत, वंशगत, धर्मगत, संसारगत, विश्वासगत और शास्त्रगत रूढ़ियों और परंपराओं के मायाजाल को बुरी तरह छिन्न भिन्न किया है। एक ओर वे पंडितों को खरी खोटी सुनाते हैं तो दूसरी ओर मुल्ला की कटु आलोचना करते हैं। एक ओर मंदिर और तीर्थाटन आज की निस्सारता बताते हैं तो दूसरी ओर मस्जिद और हज नमाज की निरर्थकता सिद्ध करते हैं। वे पुकार उठते हैं, अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई, देखी तुर्कन की तुर्काई। ये कबीरदास ऐसा लिखते हैं। कबीरदास जी की मान्यता थी कि व्यक्ति समाज की इकाई है। समाज की सत्य, प्राणता और सुगठिता व्यक्ति के गुणों और आचरण पर निर्भर करती है। समाज की समरूपता तभी निश्चित है जबकि जाति, वर्ण और वर्ग भेद न्यून से न्यून हो। कबीर की साधना वैयक्तिक और आध्यात्मिक होते हुए भी समष्टिपरक है। यद्यपि कबीर के उपदेश धार्मिक सुधार तक सीमित हैं, तथापि भारतीय नवयुग के समाज सुधारकों में कबीर का स्थान सर्वप्रथम है, क्योंकि भारतीय धर्म के अंतर्गत दर्शन, नैतिक आचरण एवं कर्मकांड तीनों का समावेश है। कबीर ने शताब्दियों
की संकुचित चित्तवृत्ति को परिमार्जित कर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उदार बना दिया, यही उनकी विशेषता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, रीति काव्य जनरुचि नहीं राजरुचि का काव्य है, इस मत की समीक्षा कीजिए। अथवा रीतिमुक्त प्रेम काव्य धारा की सर्वप्रमुख विशेषता उनकी उदात्त श्रृंगारिक कृति है, इस कथन के पक्ष विपक्ष में अपने विचार व्यक्त कीजिए। अथवा रीतकाल को श्रृंगार काल कहना कहाँ तक उचित है, सतर्क उत्तर दीजिए। उत्तर है, श्रृंगार काल की काव्यगत विशेषताओं पर दृष्टिपात करने के पूर्व यदि तत्कालीन परिस्थितियों पर एक दृष्टि डाली जाए तो बात अधिक स्पष्ट हो जाएगी। एक शब्द में यह कहा जा सकता है, यह सौंदर्योपासना का युग था। अकबर और शाहजहां के समय में काव्य कला, संगीत आदि की जो उन्नति हुई उसके द्वारा जनता की रुचि का पर्याप्त परिमार्जन हुआ। रीत युगीन कवियों का लक्ष्य एकमात्र श्रृंगार पर ही केंद्रित रहा। श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य भावों पर या तो उनकी दृष्टि ठहरती ही नहीं थी, या अगर ठहरती थी तो केवल नाम मात्र के लिए। रीतिबद्ध कवि देव ने बताया है कि जब तक काम पूर्ण नहीं हो जाता तब तक परम पद की तुच्छ ही लगता है। काम सिंधु शशिमुख रमणी के समक्ष ही उगमता ज्ञान होता है, और इसलिए सुर असुर नर पशु कीट पतंग आदि सभी रमणी के संग में सुख की उपलब्धि करते हैं। देव के शब्दों में बिना काम पूरन भय लगे परम पद क्षुद्र, रमणी एका शशमुखी पूरे काम समुद्र, ताते त्रिभुवन सुर असुर नर पशु कीट पतंग राक्षस पक्ष पिचास अहि सुख सबय तिय संग। देव को तो यहाँ तक कहना पड़ा कि वाणी का सार है श्रृंगार, परंतु श्रृंगार का सार प्रेम नहीं। किशोर किशोरी हैं, वाणी को सार बखान्यो, श्रृंगार को सार किशोर किशोरी। अधिकांश रीत का विकारों की दृष्टि श्रृंगार रस पर ही आद्योपांत लगी रही। अतएव श्रृंगार संबंधी वर्ण विषयों को न केवल वर्णन विस्तार ही हुआ, वरन उनके विविध रूपों की कल्पना भी की गई। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य की नवीन विधाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा हिंदी गद्य की अद्यतन विधाओं में संस्मरण और रेखा चित्र का परिचय दीजिए। उत्तर है, पहला हेडिंग संस्मरण। संस्मरण साहित्य का मूलाधार स्मृति ही है। भावुक कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों में से कुछ अस्मरणीय अनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजनामूलक सांकेतिक शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से विशिष्ट बनाकर रोचक ढंग से यथार्थ रूप में व्यक्त करता है, तब उसे संस्मरण कहते हैं। हिंदी साहित्य कोश में संस्मरण का स्वरूप विवेचन इस प्रकार है। संस्मरण में लेखक जो स्वयं देखता है, जिसका वह स्वयं अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है। उसके वर्णन में उसकी अपनी अनुभूतियाँ और संवेदना भी रहती हैं। उसके बाद अगला हेडिंग है रेखाचित्र। हिंदी में रेखाचित्र का स्वतंत्र विधा के रूप में विकास अंग्रेजी और रूसी रेखाचित्रों के प्रभाव से हुआ। भारतेंदु युग में भारतेंदु और बाल मुकुंद गुप्त की कुछ गद्य रचनाओं में रेखाचित्र की झलक अवश्य मिलती है। भारतेंदु युग में रेखाचित्र का यह उभरता स्वरूप कभी निबंधों में दिखाई पड़ता है तो कभी दूसरी अन्य विधाओं में। रेखाचित्र में जहाँ एक ओर वैयक्तिकता तथा भाव या विचारों से सजीव ढंग से स्थापन को महत्वपूर्ण स्थान मिला है, जो निबंध के नियोजन उपकरणों के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वही दूसरी ओर कहानियों का कथा प्रवाह भी विद्यमान है। उपर्युक्त कारणों से इस नए साहित्यिक रूप को कभी कहानी कह दिया गया, कभी निबंध। हिंदी साहित्य में पृथक साहित्यिक विधा के रूप में रेखाचित्र का उद्भव द्विवेदी युग के उत्तरार्ध में हुआ। भारतेंदु युग के अत्यंत तेजस्वी और निर्भीक लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी का काला कांकर निबंध रेखाचित्र के निकट है। तीसरा हेडिंग है आत्मकथा। आत्मकथा या आत्मचरित ऑटोबायोग्राफी लेखक की अपनी जीवन कथा पर आधारित विधा है। इसमें लेखक अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखता है। लेखक अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं एवं अनुभवों को क्रमवार इस प्रकार प्रस्तुत करता है जिससे उसके व्यक्तित्व के साथ साथ उसके युग की भी स्पष्ट झलक मिल जाए। स्व को किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त करने की इच्छा शाश्वत व विश्वजनीन
है, यही आकांक्षा आत्मकथा का सृजन करती है। आत्मकथा मानवीय प्रकृति से संबद्ध मनुष्य के प्रति जिज्ञासा और लालसा को तृप्त करती है। मानव की आत्म प्रकाशन की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही आत्मकथा की प्रेरक है। आत्मकथा लिखना सुखद कार्य है, क्योंकि उसमें व्यक्ति को अपने विषय में कहने का अवसर मिलता है, किंतु कठिन इसलिए है कि इसमें लेखक को निष्पक्ष होना पड़ता है, कट सत्यों का उद्घाटन करना पड़ता है और अपने दोषों को भी प्रस्तुत करना पड़ता है। प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की दृष्टि से आत्मकथा एक श्रेष्ठ गद्य विधा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, घनानंद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा घनानंद प्रेम की पीड़ा के कवि हैं। इस कथन के आलोक में इनकी विरह भावना पर निबंध लिखिए। अथवा घनानंद को प्रेम और पीर का कवि क्यों कहा जाता है? उत्तर है, घनानंद दिल्ली के मुगल बादशाह मुहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। वे मुगल दरबार की सुंदरी वेश्या सुजान पर आसक्त थे। मुहम्मद शाह ने इसी बात पर उन्हें दिल्ली से निकल जाने को कहा। वे सुजान को भी ले जाना चाहते थे, पर उसने बेवफाई की। घनानंद विरक्त होकर मथुरा पहुँचे और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ले ली, पर वे जीवन पर्यंत सुजान को भुला न सके और अपने अति गहन एकांतिक प्रेम भाव सुजान को ही केंद्र में रखकर व्यक्त करते रहे। घनानंद प्रेम के अमर गायक कवि हैं। रीतिबद्ध और रीतसिद्ध कवियों की परंपरा से अलग इनका प्रेम भौतिकता से परे अतीन्द्रिय है। उसमें भोग लिप्सा और वासना की गंध भी नहीं मिलती। उन्होंने अपनी रचनाओं में एक सच्चे प्रेमी हृदय की मार्मिकता भावानुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। इनका प्रेम मार्ग अत्यंत सीधा साधा और टेढ़ापन तथा चतुराई से कोसों दूर है। घनानंद विरह के उन्मुख गायक कवि हैं। इनके विरह का उच्च सुजान का प्रेम है। सुजान शब्द क्लिष्ट है। यह एक ओर तो सुजान नाम की वेश्या का बोधक है, दूसरी ओर सुजान चतुर कृष्ण का। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, सिद्ध कीजिए। अथवा बिहारी बहुज्ञ कवि हैं, सोहदारण सिद्ध कीजिए। उत्तर है, यद्यपि बिहारी ने हिंदी के अन्य कवियों की तुलना में बहुत कम लिखा है, किंतु जो कुछ भी लिखा है वह अत्यंत ही ठोस और भाव से परिपूर्ण है। बिहारी की रचनाओं में कहीं भी उथलापन नहीं है। छोटे छोटे दोहों के माध्यम से जिन गहन विचारों की अभिव्यक्ति बिहारी ने प्रदान की है, वैसी अभिव्यक्ति आज तक हिंदी के अन्य किसी कवि से संभव नहीं हो सकी है। यही कारण है कि आज तक बिहारी सत्सई पर जितनी टीकाएँ लिखी गई, उतनी टीकाएँ किसी रचना पर नहीं लिखी गई। उनके दोहों को देखकर गागर में सागर भरने वाली उक्ति सचमुच ही सत्यार्थ होती है। इसके निम्न कारण हैं, जैसे बिहारी की बहुज्ञता। बिहारी के दोहों में भक्ति श्रृंगार नीति आदि के साथ साथ उनके ज्योतिष रसायन मनोभावों आज से संबंधित सूक्ष्मतम जानकारी का आभास मिलता है। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुखदंड, अधिक अधेरी जग करे मिल मावस रविचंद। उसके बाद अगला हेडिंग है, भाव प्रवणता। बिहारी के दोहों में भावों का इतना ठोस कसाव है कि उसे जितनी बार पढ़ा जाए, प्रत्येक बार कुछ न कुछ नवीनता अवश्य हाथ लग जाती है। अलग से व्याख्या किए बिना बिहारी के दोहों को समझ पाना साधारण बुद्धि का काम नहीं है। देखिए, करी बिरह ऐसी तऊ गैल न छाड़त नीच, दीन्हे हूँ चश्मा चखनु चाहे लहे न मीच। अगला हेडिंग है, उक्त वैचित्र की प्रधानता। बिहारी किसी साधारण बात को भी ऐसे चमत्कारिक ढंग से कह देते हैं कि पाठक मुग्ध हो जाता है। प्रेम नगर की मनमानी का चित्रण देखिए। क्यों बसिए क्यों निवाहिए, नीति नेह पुरनाह, लगा लगी लोयन करे नाहक
मन बद जाहि। उसके बाद अगला हेडिंग है विषय वैविध्य। बिहारी के दोहों में बिहारी के दोहों में भक्ति और श्रृंगार के अतिरिक्त लोक व्यवहार संबंधी अन्य विषयों पर भी बड़ी सूक्ष्मता से विचार व्यक्त किया गया है, जिसे पढ़कर बिहारी की प्रतिभा का लोहा मानना पड़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न है भूषण की राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालिए, अथवा रीतकालीन वीर काव्य के प्रमुख कवियों की चर्चा करते हुए वीर काव्य परंपरा में भूषण का स्थान निर्धारित कीजिए, अथवा वीर काव्य परंपरा में भूषण का महत्व निरूपित कीजिए। उत्तर है भूषण रीतकालीन श्रृंगार प्रधान युग के एक क्रांतिकारी युग प्रवर्तक राष्ट्रभक्त कवि थे। उनके काव्य पर उनके व्यक्तित्व की पूर्ण छाप है। उनमें वह कलात्मक चमत्कार है कि उसे पढ़ते ही नसों में रक्त का संचार होने लगता है, भुजाएं फड़कने लगती हैं। उनके काव्य की एक एक पंक्ति से वीरता, ओज और उत्साह की किरणें बिखरने लगती हैं। उसमें भले ही भावपक्ष का अभाव खटकता हो, किंतु अलंकार योजना, छंद योजना आदि पक्षों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि भूषण के काव्य में अनूठा कलात्मक सौष्ठव है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला हेडिंग है स्वदेशानुराग। भूषण के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। जब उन्होंने देखा कि भारत में इस्लाम के प्रचार का भयंकर षड्यंत्र हो रहा है, तो उन्होंने इसके प्रतिकार का दृढ़ निश्चय किया। स्वदेश प्रेम का यह अनुराग मुस्लिम धर्म के विरुद्ध नहीं था। इसी स्वदेशानुराग से प्रेरित होकर भूषण ने लिखा है देवल गिरावते फिरावते निशान अली, ऐसे डूबे राव रानी सभी गए लबकी, गौरा गणपति आप औरंग को देख ताप, आपके मकान सब मार गए दबकी। उसके बाद दूसरा हेडिंग है धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रेम। भूषण भारतीय संस्कृति के अनन्य भक्त थे। वे भारतीय संस्कृति को नष्ट होता हुआ नहीं देखना चाहते थे। भारतीय संस्कृति में अहिंसा को परम धर्म माना गया है, जबकि औरंगजेब असहिष्णुता का व्यवहार कर रहा था। जब भूषण ने देखा कि भारत के सांस्कृतिक उपकरणों को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका हृदय कराह उठा। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई और सांस्कृतिक परंपरा का स्मरण करते हुए महाराजा शिवाजी की प्रशंसा की, ताकि वे सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा कर सकें। उसके बाद अगला हेडिंग है वीर रस के सभी रूपों का चित्रण। भूषण ने वीर रस के अंतर्गत ही युद्धवीर ही नहीं, अपितु दानवीर, दयावीर और धर्मवीर की भी प्रशंसा की है, जो उनकी व्यापक दृष्टि का परिचायक है। उसके बाद अगला हेडिंग है रिपोर्टाज, अथवा हिंदी के रिपोर्टाज का परिचय दीजिए। रिपोर्टाज उत्तर है रिपोर्टाज मूलतः फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी का रिपोर्ट शब्द घटना के यथातथ्य वर्णन से युक्त होता है। रिपोर्ट का सीधा संबंध समाचार पत्र से होता है। जब इस रिपोर्ट में कलात्मक तत्व तथा साहित्यिकता का समावेश हो जाता है, तभी इसे रिपोर्टाज की संज्ञा उपलब्ध होती है। इसमें लेखक अपनी मधुर शैली में लालित्य का समावेश कर देता है। वह किसी भयानक परिस्थिति अथवा संघर्ष के देखे अथवा सुने गए इतिवृत्त के को मोहक ढंग से प्रस्तुत करता है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। वस्तुगत तथ्य को रेखाचित्र की शैली में प्रभावोत्पादक ढंग से अंकित करने में ही रिपोर्टाज की सफलता है। पाश्चात्य साहित्य में इस विधा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। युद्ध क्षेत्र की विभीषिका को देखकर उसकी स्थिति की भयंकरता का चित्रण पाश्चात्य लेखकों ने अपने लेखों में किया है, और यही से यह विधा प्रारंभ हुई। इलिया एहरनबर्ग, डॉस पैसोस, क्रिस्टोफर इथरवुड जैसे रूस, फ्रांस तथा अमेरिका के लेखकों ने रिपोर्टाज लिखे हैं। जॉन रीड द्वारा रूसी क्रांति पर लिखित 10 Days That Shook
द वर्ल्ड रिपोर्टाज संबंधी अच्छा ग्रंथ है। हिंदी में इस विधा के जनक शिवदान सिंह चौहान माने गए जाते हैं। उन्होंने रूपाप पत्रिका 1938 ईस्वी में लक्ष्मीपुरा शीर्षक से पहला रिपोर्टाज लिखा था। इसी पत्रिका में शिवदान सिंह चौहान ने मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई शीर्षक में एक रिपोर्टाज लिखा था, जिसमें स्वतंत्रता पूर्व देश की स्थिति का विवरण है। बाद में हंस पत्रिका में समाचार और विचार तथा अपना देश स्तंभों के अंतर्गत विभिन्न लेखकों द्वारा रिपोर्टाज लिखे जाते रहे। उसके बाद अगला प्रश्न है, इतिहास के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, इतिहास के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्यकारों अर्थात कवियों और लेखकों का जीवन चरित्र संक्षेप में प्रस्तुत करके उनकी रचनाओं के साहित्य संबंधी मूल्यांकन को विस्तार दिया। परिचय और साहित्यिक मूल्यांकन के लिए आचार्य शुक्ल ने चुने हुए साहित्यकारों को लिया। साहित्यकारों के परिचय और साहित्यिक विवेचन में उन्होंने साहित्य की दृष्टि से लघुता और महत्ता को विस्तार और संक्षेप का आधार बनाया। हिंदी के साहित्यकार बहुसंख्यक थे और आचार्य शुक्ल के ग्रंथ का विस्तार सीमित था। इस कारण उन्होंने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के कवियों तथा आधुनिक काल के साहित्यकारों का प्रमाणिक एवं सारगर्भित परिचय एवं रचना संबंधी सुधारण विवेचन प्रस्तुत किया। यह उनकी निर्णायक प्रतिभा का स्पष्ट प्रमाण है। उसके बाद अगला प्रश्न है, एकांकी के जनक के रूप में डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा विरचित एकांकियों पर विचार कीजिए। उत्तर है, संस्कृत में एक अंक वाले बहुत से नाटकों का उल्लेख है, पर उनका वर्तमान एकांकी से कोई संबंध नहीं है। हिंदी का एकांकी अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले से प्रभावित है। कुछ आलोचक प्रसाद जी के नाटक एक घूंट को हिंदी का पहला एकांकी मानते हैं, पर अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले की सभी विशेषताएं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकी बादल की मृत्यु में प्राप्त होती है। अधिकांश विचारक इसी को हिंदी का पहला एकांकी मानते हैं और डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी के जनक का गौरव प्रदान करते हैं। इस एकांकी की रचना वर्मा जी ने विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत करने के लिए की थी। इसका प्रदर्शन इतना प्रभावशाली रहा कि डॉक्टर वर्मा से इस प्रकार के एकांकी लिखने का आग्रह किया गया, जिसे स्वीकार करके डॉक्टर वर्मा ने पर्याप्त एकांकी लिखे। वर्मा जी द्वारा विरचित एकांकियों के संकलन के नाम और उनका प्रकाशन वर्ष इस प्रकार है। पहला, पृथ्वीराज की आंखें 1937 ईस्वी। दूसरा, रेशमिताई 1939 ईस्वी। तीसरा, चारुमित्रा 1943 ईस्वी। चौथा, विभूति 1943 ईस्वी। पाँचवां, कौमुदी महोत्सव 1949 ईस्वी। छठवां, ध्रुव तारिका 1950 ईस्वी। सातवां, ऋतुराज 1952 ईस्वी और आठवां, इंद्रधनुष 1957। उसके बाद अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के काव्य की विशेषताएं बताइए, अथवा वीरगाथा काल के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, अथवा आजकालीन काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 993 ईस्वी से 1350 ईस्वी। हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 993 ईस्वी से सन 1350 ईस्वी तक के काल के वीरगाथा काल कहा गया। इस काल में कवि दरबारों में रहकर राजाओं की प्रशस्ति किया करते थे। भाटों या चारणों की प्रधानता के कारण डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल को चारण काल कहा। इस काल की रचनाओं में साहित्यिक दृष्टिकोणों का प्रभाव आरंभ हो गया था, इसलिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीजवपन काल कहा है। संक्षेप में इस काल की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। वीर गाथा काल की अधिकांश रचनाएं राजकुमारियों और राज विस्तार के लिए की गई लड़ाइयों से संबंधित है, अतः उनमें श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता स्वाभाविक है। दूसरा, राज्याश्रित कवि। वीर गाथा काल के कवि राज्याश्रयी हैं। उन्होंने राज्याश्रय में रहकर राजाओं की प्रशंसा का काव्य लिखा है, इसलिए इस काल में रासों लिखने की विशेष परंपरा है, जैसे पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो आदि।
तीसरा हेडिंग है राष्ट्रीयता का अभाव। वीरगाथा काल की रचनाओं में राष्ट्रीय भावनाओं का सर्वथा अभाव है। इस काल के कवि संकीर्ण भावनाओं से प्रेरित हो राजाओं को परस्पर कलह के लिए प्रोत्साहित करते रहे। उसके बाद चौथा हेडिंग है ऐतिहासिकता का अभाव। वीरगाथा काल की रचनाओं में कवियों ने कल्पना की अधिक उड़ानें भरी हैं। उनमें ऐतिहासिक सत्य का सर्वथा अभाव है। पांचवा जनजीवन के चित्रण का अभाव। वीरगाथा काल में कविता राजमहलों से युद्ध भूमि तक ही सीमित रह गई है, वह जनजीवन के बीच नहीं उतर पाई। उसके बाद अगला प्रश्न है निर्गुण भक्त काव्य की विशेषताएं बताइए, अथवा हिंदी काव्य की ज्ञानाश्रयी शाखा का उल्लेख करते हुए उसकी विशेषताओं को बताइए, अथवा निर्गुण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, अथवा निर्गुण काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। उत्तर है ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा हेडिंग है, उसमें लिखेंगे निर्गुण भक्ति धारा की वह शाखा है जो भक्ति ज्ञान और प्रेम रूपा है। ज्ञान से तात्पर्य तत्व ज्ञान से है जो शास्त्रों से नहीं बल्कि सत्संग और अनुभव से प्राप्त होता है। ज्ञानाश्रयी शाखा के अधिकांश संत पढ़े लिखे नहीं हैं, अतः उनका ज्ञान केवल अनुभूत ज्ञान से है। वे कागज लेखी पर कम, आँखीं देखी पर अधिक बल देते हैं, गुरु की महत्ता को स्वीकार करते हैं, जात पात के भेदभाव को नहीं मानते, सादगी और सदाचार के समर्थक हैं। अपनी रचनाओं में हिंदी मुस्लिम एकता का समर्थन तथा बाह्य डाम्बरों का विरोध करते हैं। संक्षेप में इस शाखा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, ज्ञानाश्रयी शाखा के काव्य साहित्य में उपदेश और खंडन मंडन की प्रवृत्तियां विशेषतया दिखाई पड़ती हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ज्ञानाश्रयी शाखा के काव्य साहित्य में ज्ञान और प्रेम दोनों का समावेश है, किंतु प्रेम की अपेक्षा ज्ञान पर विशेष बल दिया गया है। तीसरा पॉइंट है ज्ञानाश्रयी शाखा का काव्य साहित्य प्रबंधन में न होकर मुक्तब में है। संतों ने अपने अनुभूत ज्ञान को छोटे छोटे मुक्तक पदों में बांधने का प्रयास किया है। चौथा पॉइंट है इस साहित्य में प्रायः पुनरुक्ति और पृष्ठपोषण की अधिकता है। प्रायः एक ही विचार बार बार दोहराया गया अथवा किसी दूसरे के विचार को पुनः अपने शब्दों में व्यक्त किया गया है। पांचवा पॉइंट है इस साहित्य को सृष्टा प्रायः बहुश्रुत संत थे, अतः उनकी भाषा पंचमेल या खिचड़ी है, जिन्हें संध्या भाषा भी कहा गया है। उनमें पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, अरबी, फारसी शब्दों का एक साथ सम्मिश्रण है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रेम मार्गी काव्यधारा की विशेषताएं बताइए। हिंदी काव्य की प्रेमाश्रयी शाखा का उल्लेख करते हुए उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, अथवा प्रेमाश्रयी भक्ति की विशेषताएं लिखिए, अथवा प्रेमाख्यानक काव्य की विशेषताएं बताइए। उत्तर है प्रेमाश्रयी शाखा की विशेषताएं। यह निर्गुण भक्ति धारा की वह शाखा है जिसमें भक्ति भावना की अभिव्यक्ति ज्ञान की अपेक्षा प्रेम पर विशेष आधारित है। उनका प्रेम लौकिक प्रेम से ऊपर उठकर अलौकिक प्रेम की कोटि का है, जिसकी सहज अनुभूति में आध्यात्मिकता और उनकी प्राप्ति के प्रयास में योग साधना के दर्शन होते हैं। इस शाखा का प्रवर्तन सूफियों द्वारा हुआ है, जिनका उद्देश्य फारसी की मसनवी पद्धति पर भारतीय प्रेम कथाओं की पृष्ठभूमि लेकर प्रबंध काव्यों की रचना कर अभिव्यक्ति देना है और दोनों में स्वच्छंद प्रेम का पीर जगाना है। इस शाखा की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है प्रेमाश्रयी शाखा का काव्य साहित्य प्रायः फारसी की मसनवी पद्धति पर आधारित प्रबंध काव्य के रूप में है। केवल दक्कनी हिंदी के कुछ कवियों ने मुक्तकों में रचनाएं की हैं। दूसरा पॉइंट है इस काव्य साहित्य के रचयिता प्रायः सूफी मुसलमान हैं, जिन्हें भारतीय आचार विचार और संस्कृत का बहुत साधारण ज्ञान है। तीसरा पॉइंट है इस काव्य की प्रेम कथाएं प्रायः हिंदू जीवन में संबंधित हैं, जिनमें श्रृंगार के मादक और मर्मस्पर्शी वर्णन है। चौथा पॉइंट है इस काव्य की भाषा प्रायः अवधी है। दक्कनी हिंदी की प्रेम कथाएं इसके अपवाद हैं, उनमें खड़ी बोली का प्राचीन रूप व्यवहृत हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है विद्यापति की भक्त के स्वरूप पर विचार कीजिए।
उत्तर है विद्यापति भक्ति कवि के रूप में। हेडिंग है, इसमें लिखेंगे विद्यापति को भक्ति कहने का सूत्रपात डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार विद्यापति के पद लगभग सब के सब वैष्णव पद या भजन हैं। जिस प्रकार सोलोमन के गीतों को ईसाई पादरी पढ़ा करते हैं, उसी प्रकार भक्त हिंदू विद्यापति के चमत्कारी पदों को पढ़ते हैं और जरा सी काम वासना का अनुभव नहीं करते हैं। डॉक्टर गियर्सन के इसी मतानुसार डॉक्टर नगेंद्र विद्यापति पदावली को रहस्यमयी रचना मानते हैं। विद्यापति की राधाकृष्ण पदावली का सारांश यही है कि जीवात्मा परमात्मा को खोज रही और एकांत स्थान में परमात्मा से मिलने के लिए चिंतित होती है। डॉक्टर जनार्दन मिश्र भी विद्यापति को रहस्यवादी रचनाएं मानते हैं। डॉक्टर मिश्र के अनुसार विद्यापति अपने को पत्नी राधा समझकर ईश्वर कृष्ण की उपासना पद के रूप में करते हैं। विद्यापति की पदावली आध्यात्मिक विचार और धार्मिक गुण रहस्यों से परिपूर्ण है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति पदावली को एक धार्मिक पुस्तक मानते हैं। इस पदावली वक्तव्य का विषय राधा तथा अन्य गोपियों के साथ श्री कृष्ण की प्रेम लीला है। इसके पदों ने आगे चलकर पंजाब, असम और उड़ीसा के वैष्णव भक्तों को अधिक प्रभावित किया और यह उन प्रदेशों के भक्ति साहित्य में नई प्रेरणा और प्राणधारा संचारित करने में समर्थ हुई है। भाषा और भाव की सूक्ष्मता, प्रांजलता, गहनता और सघनता के विकास क्रम को कसौटी माने तो क्रमशः शैव, शाक्त और वैष्णव धर्म की ओर विद्यापति का अग्रसर होना निश्चित होता है। निर्वेद शांत रस का अस्थायी भाव है, वैराग्य से उत्पन्न होता है। विद्यापति की भक्त के संबंध में एक तर्क यह भी दिया गया है कि विद्यापति कृष्ण को परम ब्रह्म मानते हैं। भगवान की लीलागान भक्ति का विशेष अंग है और विद्यापति के लीलागान में रुचि ली है। वह लीलागान का कांता भाव से हुआ है। कांता भाव की भक्ति के कारण तो विद्यापति और भी उच्च कोटि के भक्त हो जाते हैं। जब तक भागवत, ब्रह्म वैवर्त आदि धर्म ग्रंथों और सूर आदि कवियों की रचनाओं में स्वीकृत राधा कृष्ण का विलासी स्वरूप भक्ति का आलंबन स्वीकृत रहेगा, तब तक विद्यापति के श्रृंगारी राधा कृष्ण काव्य को भक्ति में सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है रीतकालीन नीति काव्य। उत्तर में लिखेंगे नीति परक दोहे। बिहारी ने नीति परक दोहे भी लिखे हैं, जिनमें कहीं पर स्वर्ण अथवा धन की निंदा की गई है और उसकी मादकता को नशे से 100 गुना अधिक बताया गया है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर या पाए बौराय। बिहारी ने उस शासन की निंदा की है जिसमें प्रजा दुखी रहती है, यथा दुसन दुराज प्रजान को क्यों न बढ़ाए दुख दंदु, अधिक अधेरी जल करत मिल मावस रविचंदु। इसी प्रकार बिहारी ने कहीं नीच प्रवृत्ति के मनुष्यों के अपरिवर्तनशील स्वभाव का वर्णन किया है, तो कहीं पर माला, छापा, तिलक आदि धारण करके बाह्याडंबरों में लीन रहने वाले व्यक्तियों को समझाया है और कहीं दुष्टों का सम्मान होते देखकर संसार की उल्टी चाल का निरूपण किया है। जिससे बुराई या हानि की आशंका होती है, उसी का संसार में आदर होता है, परंतु साधु स्वभाव के सज्जनों को कोई नहीं पूछता। उदाहरण प्रस्तुत है नीच प्रकृति का वर्णन। कोटि जतन को करय परय न प्रकृति ही बीच, नल बल जल ऊंचौ चढ़य अंत नीच को नीच। बाह्याडंबर का चित्रण। जप माला छापा तिलक शरण एकौ काम, मन कांचय नाचय वृथा साचय राचय राम। बुराई का सम्मान से संबंधित दोहा। बसय बुराई जास तनु वाही को सम्मान, भलो भलो कहि छोड़िए खोटे ग्रह जनुदान।
इस प्रकार बिहारी ने नीति संबंधी दोहों में लोक व्यवहार के आधार पर पर्याप्त शिक्षाएं दी हैं। बिहारी के ये दोहे गहन अनुभूति के भंडार हैं और उनमें लोक एवं शास्त्र का समन्वित ज्ञान भरा हुआ है, किंतु इन दोहों में भी नीति की अपेक्षा बिहारी की चमत्कार प्रियता एवं वाग्विद्धता ही सर्वोपर दिखाई देती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, रीतकाल की मुख्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, रीतकाल का समय 1700 से 1900 तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतकाल की प्रधानता के कारण रीतकाल कहा है। इसकी सामान्य विशेषताएं निम्नवत है। पहला, श्रृंगार रस की प्रधानता। दूसरा, लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। तीसरा, अलंकारों की अधिकता। चौथा, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। पांचवा, मृतक काव्य की रचना। छठा, कला पक्ष की प्रधानता। और सातवां, काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग। तथा आठवां, सवैया एवं दोहा छंदों का अधिक प्रयोग। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतेंदुकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। उत्तर में लिखेंगे, पहले हेडिंग है राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना का स्फुरण एवं अभ्यंजनकालीन कविता की प्रमुख और प्राथमिक विशेषता है। भारतेंदु का काव्य इसी राष्ट्रीय चेतना का काव्य है। उन्होंने यह लिखकर कि पै धन विदेश चली जातु, यही अति ख्वारी राष्ट्रीयता का ही परिचय दिया है। वे पंक्तियां हैं जिनमें भारतेंदु की पीड़ा का अनुमान भी लगाया जा सकता है। इस काल के कवियों का स्वाभिमान कभी प्राचीन गौरव के स्मरण के मुखरित होने वाला है और कभी इस महान राष्ट्र के दयनीय पतन पर असर प्रभावित करता रहता है। भारतेंदु जी की विजय बजंती, प्रेम घन की आनंद रुड़ोदत्त, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत तथा राधा कृष्णदास की भारत बारहमासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति और राष्ट्रीयता के भाव से युक्त हैं। इस काल के कवियों की कविताओं में देशभक्त के साथ साथ राजभक्त भी मिलती है। दूसरी हेडिंग है प्राचीन और नवीन समन्वय। प्राचीन और नवीन समन्वय, इसमें लिखेंगे, भारतेंदु युगीन कविता की दूसरी प्रवृत्ति प्राचीन और नवीन का समन्वय था। यह समन्वय देश प्रेम, समाज सुधार के साथ साथ भाषा, भाव और छंद की दृष्टि से भी सामंजस्य का युग था। तीसरा हेडिंग है जनवादी विचारधारा। भारतीय कालीन कविता की तीसरी प्रवृत्ति जनवादी विचारधारा से संबंधित है। यह प्रवृत्ति इस काल की कविता की विषय वस्तु और शैली दोनों में देखी जा सकती है। फिर उसके बाद भारतीय स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत न थे, वे समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और विदेश यात्रा आदि के समर्थक थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के अवदान का मूल्यांकन कीजिए अथवा सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्व रेखांकित कीजिए। उत्तर में लिखे हेडिंग डालेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, उत्तर में हेडिंग डालेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938, उसके बाद का जन्म, मतलब 1864 में इनका जन्म हुआ था, 1938 में मृत्यु हुआ था। का जन्म जिला रायबरेली के दौलतपुर नामक ग्राम में हुआ था। गांव की पाठशाला में प्रारंभिक शिक्षा पाने के पश्चात ये अंग्रेजी पढ़ने के लिए रायबरेली के स्कूल में भर्ती हुए। बाद में रंजीतपुरवा, जिला उन्नाव, फतेहपुर तथा उन्नाव के स्कूलों में दाखिल हुए। वहां से अपने पिता के पास मुंबई चले गए। मुंबई में इन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। मिडिल कक्षाओं में इन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में फारसी पढ़ी और तथा इन्हें बांग्ला का भी अच्छा अभ्यास था। आजीविका के लिए द्विवेदी जी ने रेलवे की नौकरी की, किंतु उच्चाधिकारियों से कुछ कहासुनी हो जाने के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। साहित्य साधना तो द्विवेदी जी की नौकरी के दिनों में भी करते थे, किंतु नौकरी छोड़ने के बाद
तो वे पूर्णतया हिंदी भाषा और साहित्य की सेवा में जुट गए। सन 1903 में ये सरस्वती के संपादक बने और 1920 तक बड़े परिश्रम और लगन से यह कार्य करते रहे। सरस्वती के संपादक के रूप में इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के उत्थान के लिए जो कार्य किया वह चिरस्मरणीय रहेगा। इनके प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप कवियों और लेखकों की एक पीढ़ी का निर्माण हुआ। खड़ी बोली को परिष्कार तथा स्थिरता प्रदान करने वाले में ये अग्रगण्य हैं। एक कवि, आलोचक, निबंधकार, अनुवादक तथा संपादकाचार्य थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य काल विभाजन पर विभिन्न विद्वानों के मत देते हुए एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। उत्तर है, साहित्य के अन्य विद्वानों ने भी हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयत्न किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर गुलाब राय आदि विद्वानों ने किंचित परिवर्तनों के साथ आचार्य शुक्ल के ही काल विभाजन के आधार को स्वीकार किया है, किंतु कुछ विद्वानों ने शुक्ल जी की विचारधारा के विरुद्ध अपनी स्वतंत्र विचारधारा का प्रदर्शन किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा है। पहला संधिकाल, दूसरा चारण काल, तीसरा भक्तिकाल और चौथा रीतकाल तथा 5वां आधुनिक काल। इस संदर्भ में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में सन 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि को ही लिया है। उन्होंने निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा, निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी शाखा जैसे लंबे लंबे नामों के स्थान पर संत काव्य, प्रेम काव्य आदि का प्रयोग किया है। वीर गाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व एक संधि काल और जोड़ दिया गया। कमल कुलश्रेष्ठ ने हिंदी साहित्य का इतिहास को नवीन नामों से संबोधित किया है। पहला है अंधकाल, दूसरा कलात्मक उत्कर्षण काल और फिर तीसरा है साहित्य शास्त्रीय विकास काल और चौथा साहित्यिक काल। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विकास की दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास को मात्र 3 ही भागों में विभक्त किया। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल, मध्य काल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। जहाँ नागरी पचारणी सभा द्वारा नियोजित इतिहास में आचार्य शुक्ल के इतिहास की रूपरेखा को अधिक ध्यान में रखा गया है, वहाँ इसमें यत्र तत्र अधिक स्वतंत्रता से काम लिया गया है। यही कारण है कि इसमें हम रासो काव्य परंपरा जैसे नई काव्य परंपराओं को भी स्थापित देखते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पर्याप्त अनुसंधान के पश्चात हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 खंडों में विभाजित किया है। पहला है हिंदी साहित्य का आदिकाल 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, दूसरा भक्तिकाल 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी का मध्यकाल, तीसरा रीतकाल 16वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, फिर उसके बाद आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से लेकर आज तक। उसके बाद अगला प्रश्न है, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर हेडिंग डालेंगे, संत साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। उसमें पहला हेडिंग है, संत साहित्य सहज एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति का साहित्य है। संत साहित्य कृत्रिमता से परे जीवन की सहज एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति का साहित्य है। यही कारण है कि रसिक साहित्यिकों का मन संतों की यथार्थ परक अटपटी वाणी में नहीं रम पाता। संत कवि अपनी आँखिन की देखी कहता है, उसकी इस आँखों देखी में कल्पना नाम की वस्तु कहीं भी नहीं है। जो कुछ उसने संसार में घटते देखा
उसे जैसे का तैसा सामने रख दिया। संत साधक साहित्यिक सम्मान पाने के लिए काव्य रचना करने नहीं बैठा। वह तो जीवन की जटिल समस्याओं के समाधान में लगा हुआ था। उसके द्वारा उपस्थित किया गया सामाजिक और साधनागत सह साधना जीवन हम साहित्यिकों को भले ही आकृष्ट न करे, पर साधारण जनमानस को प्रभावित करने की क्षमता उसमें थी। संतों की सारी साधना का मूल उद्देश्य भी यही था। उसके बाद दूसरा हेडिंग है, संत कवियों ने व्यक्तिगत साधना का प्रचार करते हुए भी साधना पर बल दिया। इसमें लिखेंगे, संत कवियों ने परंपरा प्रचलित दार्शनिक योगपरक तथा तांत्रिक सिद्धांतों की रचना करते हुए भी उन पर विशेष बल नहीं दिया, क्योंकि इन सब में व्यक्तिगत साधना को ही विशेष प्रश्रय दिया गया था। संत साधक सहज जीवन पर बल देते थे। व्रत उपवास जैसी कठिन शारीरिक साधनाओं की उन्होंने निंदा की। वे सीधे मन और सीधे वचन से कर्म करते हुए ईश्वर का ध्यान करने की बात करते हैं। जीवन में सुख शांति के लिए कठोर जप तप की आवश्यकता नहीं। तीसरा हेडिंग है, संतों का साहित्य एक सामाजिक क्रांति का वाहक है। संतों का साहित्य एक सामाजिक क्रांति का वाहक है। संत साधकों की सहज स्वाभाविक वाणियों का अधिकांश भाग सामाजिक रूढ़ियों, मिथ्याडंबरों, जातिगत बंधनों तथा धर्मगत विभेदों को उच्छिन्न करने में प्रयुक्त हुआ है। सामाजिक अत्याचारों और विघटन के जिस युग में संतों ने अपनी भावनाओं का प्रचार किया, उस युग के लिए इसे क्रांति ही कहना उचित होगा। समाज में जटिल जात बंधन, ऊंच नीच के भेदभाव तथा अन्य अनेक कुरीतियों की उद्भावक संस्थाओं पर संत साधकों ने करारा प्रहार किया। उनकी मान्यता थी कि एक ही खुदा के बंदे ब्राह्मण या शूद्र, हिंदू या मुसलमान ऊंच या नीच कैसे हो सकते हैं। एक ही रक्त और मांस के बने व्यक्ति जाति और धर्मगत भेद के आधार पर अलग अलग कैसे हो सकते हैं। मानव मात्र को समान मानते हुए संतों ने समाज में फैली विषमताओं का डटकर विरोध किया। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रीतमुक्त कवियों एवं उनकी काव्य प्रवृत्तियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर है, हिंदी साहित्य के रीतकाल में रीतिमुक्त श्रृंगारी काव्य की एक स्वतंत्र धारा भी अस्तित्व में थी। इन्हें आचार्य शुक्ल ने श्रृंगार रस की फुटकल रचना करने वाले प्रेमोन्मत्त कवि कहा। यही प्रेमोन्मत्त कवि कहा। ये ही स्वच्छंद कवि और रीतमुक्त कवि के नाम से भी जाने गए। इन कवियों में रसखान, आलम, घनानंद, बोधा ठाकुर, द्विजदेव का महत्वपूर्ण स्थान है। ये अपनी मार्मिक प्रेम व्यंजना के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। इनको प्रेम का पपीहा या हृदय की भावराशि को उन्मुक्त उड़ेलने वाला उन्मुक्त प्रेमोन्मत्त कवि माना जाता है। ये प्रेम की उमंग के मस्त कवि तल्लीन अवस्था में मार्मिक प्रेम दर्द के गायक हैं। इनके काव्य की अनेक विशेषताएं हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। पहला है काव्यगत दृष्टिकोण की विभिन्नता। इनका काव्य संबंधी दृष्टिकोण रीतिबद्ध कवियों से सर्वथा भिन्न है। ये रीत की सकरी गली में विचरण करने के पक्षधर नहीं थे। अपना राजपथ स्वयं निर्माण करने की आकांक्षा रखते थे। वे काव्य को सहानुभूति प्रेरित मानते थे, आयास प्रसूत नहीं। ठाकुर का कथन है कि कवियों ने मीन खंजन, मृग खंजन, कमल नयन को सोख लिया, कल्प वृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि आदि को जान लिया और
डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्व की बो खेल कर जानो है। दूसरा हेडिंग है काव्य संप्रदाय के अनुसरण से विरत। इन कवियों ने किसी काव्य संप्रदाय का अनुसरण नहीं किया। ये रीति से अनभिज्ञ नहीं थे, पर एक किसी परिपाटी विशेष पर नहीं चलना चाहते थे। ये लीक छाड़ चलने वाले सपूत थे। चित्तहारिणी काव्य सृष्टि द्वारा अपनी आंतरिक व्यथा को हल्का करना, आत्माभिव्यक्ति करना और आत्मविकास करना, यही इनका लक्ष्य था। तीसरा हेडिंग है दरबारदारी से दूर। ये दरबारों में रहे, पर वहाँ स्वच्छंद होकर रहे। आश्रयदाता की प्रशस्ति में अपनी प्रतिभा का अपव्यय इन्होंने नहीं किया। ठाकुर घनानंद बोधा ने तो राज्याश्रय को ठोकर मारकर अपने चित्त की स्वच्छंदता का परिचय दिया था। बोधा ने अपने आश्रयदाता महाराज क्षेत्र सिंह की राजसभा छोड़ते समय कहा था, जो धन है तो गुणी बहुत है, और जो गुण हैं तो अनेक हैं गाहक। चौथा हेडिंग है भाव प्रवणता। इसमें लिखेंगे कवित्व उनका साध्य नहीं था। अंतःकरण की भावना को मुक्त भाव से उड़ेल देने में ही उनकी तृप्ति थी। डॉक्टर कृष्णचंद्र वर्मा के अनुसार ये ही कवि ऐसे हैं जो हृदय की मुक्तावस्था प्राप्त करके रस दशा को पहुँचा करते थे। इस रस दशा को प्राप्त कर उनकी वाणी स्वतः भंगिमामयी हो जाती थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित होने वाले तारसप्तक का परिचय दीजिए, अथवा प्रथम तारसप्तक के कवियों का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर है तारसप्तक का प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय के संपादकत्व में हुआ। इसमें अज्ञेय के अतिरिक्त गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नेमचंद जैन, भारत भूषण और रामविलास शर्मा की कविताएं भी हैं। तारसप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने इस संकलन के कवियों की प्रमुख विशेषताओं का आख्यान करते हुए प्रयोगशील विशेषण पर अधिक बल दिया था। इसने प्रेरणा लेकर आलोचकों ने उपहास करते हुए तारसप्तक के काव्य का प्रयोगवाद नाम दिया। अज्ञेय ने प्रयोगवाद नाम स्वीकार न करते हुए सन 1957 ईस्वी में प्रकाशित दूसरा तारसप्तक की भूमिका में इस नाम का घोर विरोध किया। उन्होंने प्रतीक पत्रिका के एक अंक में इस प्रकार की कविता को नई कविता के नाम से पुकारने का आग्रह किया। उन्होंने लिखा, मैं आग्रहपूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि नई कविता को, जिसके लिए मुझे प्रयोगवादी शब्द अपूर्ण, अव्यक्त और पूर्वाग्रह जान पड़ता है, मूल प्रवृत्तियाँ इस देश की हैं। प्रयोगवाद नाम चल पड़ा है तो अंत में अज्ञेय एवं उनके साथियों को यह नाम स्वीकार करना पड़ा। उसके बाद अगला प्रश्न है, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, लेखक के रूप में प्रेमचंद की राष्ट्रभक्त और देश प्रेम पर किसी प्रकार के संदेह के लिए स्थान नहीं है। इसके साथ यह भी सत्य है कि प्रेमचंद को अपने उपन्यासों में राष्ट्रीय भावना सशक्त रूप में अभिव्यक्त करने में सफलता नहीं मिली है। उनके उपन्यासों में अनेक स्थानों पर राष्ट्रीयता और देश प्रेम की ओर बढ़ने इसके साथ यह भी सत्य है कि प्रेमचंद को अपने उपन्यासों में राष्ट्रीय भावना सशक्त रूप में अभिव्यक्त करने में सफलता नहीं मिली है। उनके उपन्यासों में अनेक स्थानों पर राष्ट्रीयता और देश प्रेम की ओर बढ़ने के संकेत प्राप्त होते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि व्यवहारिकता ने उन्हें हर बार रोक दिया है। जब प्रेमचंद अपने असली नाम नवाब राय से अंग्रेजी शासन में अधिकारी थे, उस समय उनका
उर्दू में लिखा गया एक उपन्यास जब्त किया जा चुका था और उन्हें चेतावनी दी गई कि वे इस प्रकार की पुस्तकें न लिखें। इसके बाद भी उन्होंने लिखना बंद नहीं किया। वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन में सरकारी नौकरी छोड़कर भी अंग्रेज सरकार के क्रोध से बचने का प्रयत्न करते रहे। इसके बाद प्रेमचंद ने सामाजिक सुधारों की ओर ध्यान दिया। अपने उपन्यासों में युवतियों के अंतरजातीय विवाह की समस्या उठाई। उस समय ऐसा करना सामाजिक अपराध था। प्रेमचंद के राष्ट्रप्रेमी और देशभक्त पात्र इस प्रकार के विवाहों की ओर बढ़ते हैं। गोदान में गोबर का झुनिया से विवाह अंतरजातीय विवाह ही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, चारण काल के नामकरण के औचित्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मत। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इस कालखंड के दो विभाग करते हैं। पहला संधि काल संवत 750 विक्रमी से 1000 विक्रमी तक। दूसरा है चारण काल संवत 1000 विक्रमी से 1375 विक्रमी। इस नामकरण में आदिकाल को पीछे की ओर ले जाने की प्रवृत्ति परिलक्षित हो रही है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं-8वीं शताब्दी से मानना वस्तुतः एक भ्रांति है, जिसके अनुसार हिंदी को अपभ्रंश से अभिन्न मानकर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी में समेट लिया गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का यह संधि काल भी इसी भ्रांति का परिणाम है। अतः इसे आचार्य शुक्ल के काल विभाजन का परिष्कृत रूप नहीं कहा जा सकता। इस नाम में भी वहाँ त्रुटि है जो मिश्र बंधुओं के आरंभिक काल में है। चारण काल में और वीर गाथा काल में कोई तात्विक अंतर नहीं है, क्योंकि चारण के वे कवि हैं कहे जाते थे जिन्होंने वीरगाथाएँ लिखी। शुक्ल जी ने रचनाओं को प्रधानता देते हुए इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा, जबकि डॉक्टर वर्मा ने रचयिताओं के प्रमुखता प्रदान करते हुए इसे चारण काल कहा। वस्तु स्थिति यह है कि इन दोनों ही नामों में विशेष मूलभूत अंतर नहीं है। वीरगाथा काल के ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध होने के कारण दोनों ही नाम अनुचित हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, समकालीन कविता विचार की कविता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे समकालीन कविता। फिर उसके बाद लिखेंगे सन 1960 ईस्वी के बाद की कविता को अनेक नाम दिए गए, जिनमें प्रमुख है साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, अकविता, अस्वीकृत कविता, वीट कविता, सहज कविता आदि। इन अनेक नामों का अभिप्राय यह है कि साठोत्तरी या समकालीन कविता नई कविता से कुछ अलग हटकर है। समकालीन हिंदी कविता में जीवन और जगत से जुड़े प्रत्येक स्थित परिस्थितियों को अत्यंत यथार्थपूर्ण ढंग से चित्रित किया गया है। भरसक प्रयासों के बाद भी अब स्वराज्य को आदर्श राम राज्य में परिणत न किया जा सका तो जनमानस में मोहभंग की स्थिति पैदा हो गई। जीवन के इस कटु यथार्थ का सामना करने में उसे जिन दबावों तथा तनाव को झेलना पड़ा है, जिन जिन आरोहों अवरोहों, संकल्पों विकल्पों में से गुजरना पड़ा है, उसकी स्पष्ट छाप हमें समकालीन हिंदी कविता में दिखाई पड़ती है। पारंपरिक मूल्यों मान्यताओं का विरोध करने वाली इस कविता में प्रतिक्रियात्मक स्वर ही अधिक प्रबल है। यथास्थिति को नकार कर आमूल चूल परिवर्तन लाने की आकांक्षा तथा समकालीन परिवेश
एवं यथार्थ को स्पष्ट बेलाग शब्दों में व्यंजित करना ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। समकालीन हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का अनुशीलन इस प्रकार किया जा सकता है। पहला हेडिंग डालेंगे विघटित व्यवस्था के प्रति आक्रोश एवं विद्रोह। इसमें लिखेंगे व्यवस्था एक व्यापक प्रत्यय है। यह समूचे परिवेश का पर्याय है जिसके अंतर्गत समाज, धर्म, राजनीति, संस्कृति आदि सब कुछ समाहित है। व्यवस्था ही किसी देश अथवा समाज की पहचान बनाती है, उसे स्थायित्व प्रदान करती है। किंतु जब इस व्यवस्था के मूल्यों, आदर्शों एवं परंपराओं की अवहेलना कर इसमें मनमाने ढंग से परिवर्तन किए जाते हैं तो यह विघटन की शिकार हो जाती है और कोई भी विघटित व्यवस्था कल्याणकारी नहीं हो सकती है। यही कारण है कि समकालीन हिंदी कविता में भी ऐसी अव्यवस्थित व्यवस्था के प्रति तीव्र आक्रोश एवं असंतोष दिखाई पड़ता है। कवि को अकंप विश्वास है कि इस विषम व्यवस्था को दूर करने का एक ही उपाय है, वह जनक्रांत। केवल जनक्रांत से ही अपने होने का एहसास दिलाया जा सकता है। इसलिए उसकी रुचि केवल बैठे बैठे कविता करने तक सीमित नहीं है, अपितु वह आगे बढ़कर एक दावानल भड़काना चाहता है। पुनश्च के नाम पर कविता लिखकर अपने को बहलाना मेरा सगल नहीं। सगल तो यह भी नहीं कि राह चलते बिंब या प्रतीक से टकराऊं या फिर उसके या अपने खून की। दूसरा हेडिंग है जीवन का वास्तविक निरूपण। इसमें लिखेंगे कोई भी रचना तभी जीवंत और प्राणवान बन सकती है जब उसका जुड़ाव जीवन से हो। जीवन की तीव्र उत्कट अनुभवों की आँच से तपे बिना साहित्य सर्जना संभव नहीं है। चूँकि रचनाकार अपने परिवेश के प्रति आबद्ध होता है और यह आवश्यक है कि बदलते मानव मूल्यों के साथ साथ कविता का तेवर भी परिवर्तित हो। जहाँ तक समकालीन हिंदी कविता का प्रश्न है, इसमें जीवन की निर्मम वास्तविकताओं को अत्यंत ईमानदारी से निरूपित किया गया है। अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने को तत्पर यह कविता जीवन की विसंगतियों को बेपर्द करना चाहती है। वह उन रुग्ण एवं विकृत व्यवस्थाओं के भीतर तक झांक लेना चाहती है जिसके कारण जीवन दिनानुदिन जटिल और संघर्षपूर्ण बनता जा रहा है। तो इस प्रकार आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अगले क्लास में आगे इसके बाद से पढ़ेंगे। अब इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसके पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, अब इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।